से एक आंख खोल ली। पॉला एक निहायत ही खूबसूरत चेहरे और करिश्माई बदन की मलिका थी। उसने कुछ देर तक पॉला को देखा और फिर अपनी कुर्सी पर पसर गया। उसके विशालकाय पैर मेज पर मौजूद सफेद रंग के ब्लोटिंग पेपर पर टिके हुए थे और उसकी कुर्सी 45 डिग्री के कोण में पीछे को मुड़ी हुई बस पलटने का इंतजार कर रही थी। अभी नहीं जाने मन, मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, फिलहाल मैं कुछ सोच रहा हूं। लेकिन पॉला ने उसे उठाने के लिए उसकी बात को अनसुना करके कमरे के भीतर घुसी। उठ जाओ कुंभकर्ण, एक ग्राहक आया है। उससे जाने को बोलो यार, उससे कहो हमने अपनी दुकान बंद कर दी है। मैं मशीन थोड़ी ना हूं, मुझे थोड़ी बहुत नींद भी चाहिए होती है। फिर तुम्हारा बिस्तर किस काम आता है? रात को सोते नहीं क्या? अब ऐसे सवाल मत पूछा करो। वो बड़बड़ाते हुए फिर से कुर्सी पर पसरने की कोशिश करने लगा। नखरे छोड़ो डेव, बाहर एक खूबसूरत शख्सियत खड़ी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे अपने दुखड़े साझा करना चाहती है। अच्छा, वो कैसी दिखती है? कहीं वो चंदा मांगने वाली तो नहीं? पॉला उसकी बात सुनकर मेज के किनारे पर आकर बैठ गई। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुमने ये जगह ले क्यों रखी है? क्या तुम्हें काम नहीं करना है? अगर काम किए बिना रहा जा सकता तो कौन कमबख्त काम करना चाहेगा? जहां तक मेरा ख्याल है हमारे पास काफी पैसा पड़ा है, ऐसे में मारे मारे फिरने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता नहीं तुम किस चीज से हाथ धो रहे हो, लेकिन अब तुमने जब मना करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं भी कौन होती हूँ? वो गुस्से में पैर पटक कर अभी दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से उसे फेनर की आवाज सुनाई दी। अरे सुनो तो, बताओ क्या वो सच में बेहद खूबसूरत है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है डेव। ठीक है, भेजो उसे अंदर। फेनर के चेहरे को देखकर लग रहा था मानो उसने हार मान ली हो। इधर पॉला ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। कुछ देर बाद उस प्यारी आवाज की मालकिन ने भीतर कदम रखा। वो पॉला की बगल से होते हुए फेनर के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। वो एक जवान लड़की थी जो अपनी हल्की नीली बड़ी बड़ी आंखों से फेनर की ओर देख रही थी। वो औसत से थोड़ी लंबी और छरहरे बदन की मालकिन थी। उसकी टांगें बहुत लंबी, हाथ और पैर पतले और उसका शरीर किसी डाली सा तना हुआ था। उसके बादल से काले बाल उसकी हैट के नीचे से दिख रहे थे। पॉला उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे हौसला दे रही हो। उसने उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। इधर फेनर ने उसे बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की। बैठ जाइए और मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं इधर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली। वो एक 2 पीस ड्रेस में काफी आकर्षक लग रही थी, लेकिन इस दौरान वो काफी डरी हुई नजर आ रही थी। अरे, आप इधर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप इसे ऑफिस न समझकर किसी जानकार का घर ही समझिए। फेनर के कहने के बावजूद जब वो नहीं उठी तो उसे ताज्जुब हुआ। मुझे लगता है ये आपके लिए बेहतर ही होगा। आप थकी हुई लग रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे ढेर सारी बातें भी बतानी होंगी। फेनर को उसे देखकर ये तो अंदाजा हो गया था कि उसकी घबराहट का कारण वो नहीं था, कोई दूसरी ही चीज थी जिसने उसे इस कदर डराया हुआ था। कुछ ऐसा जिसके विषय में फेनर अभी तक नहीं जान पाया था। उसकी हिलडुल रही पुतलियों से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल डर के मारे वहां से भाग सकती है। मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन को ढूंढे। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। आप बताइए कि उसे ढूंढने में कितना खर्चा आएगा। मेरा मतलब है कि आपकी फीस क्या होगी? अभी के लिए आप कीमत की फिक्र मत करिए, परेशान न हो और मुझे पूरी बात बताइए कि हुआ क्या है। वो घबराइए मत। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? जी वो कुछ बोलती कि तभी फेनर की मेज पर पड़ा फोन घनघना उठा। लड़की ने जैसे ही फोन को बजते हुए देखा वो सहम गई। उसकी आंखें खौफ से ऐसे बड़ी हो गईं जैसे फोन ना होकर कोई जंगली जानवर हो जो उसे खा जाने को तैयार हो।
उसे यूं चौंकता हुआ देखकर फेनर मुस्कुराया। सॉरी, ये फोन भी ना इतनी तेज बजता है कि कभी कभी मैं भी घबरा जाता हूं। कॉल पिक करने के लिए फेनर ने रिसीवर को अपनी तरफ खींचा। इधर वो लड़की घबराई हुई सी दरवाजे की ओर देख रही थी। फेनर ने बजते हुए फोन को शांत करने के लिए जैसे ही उठाया, सामने से किसी आदमी की आवाज आई। फेनर? हाँ, कौन? मेरी बात ध्यान से सुनो फेनर। कुछ ही देर में एक लड़की तुम्हारे पास आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे वहां पहुंचने तक तुम उसे रोक कर रखो। मैं बस तुम्हारे दफ्तर के लिए निकल रहा हूं। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हेलो फेनर? तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? फेनर ने एक पल के लिए अपने सामने खड़ी लड़की को घूर कर देखते हुए पूछा। ठीक है, बताता हूं, ध्यान से सुनो। वो एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें अपनी गुमशुदा हुई बहन की कहानी सुनाएगी। उस लड़की को तुम्हें अपने पास रखना है, उसे कहीं जाने नहीं देना है। वो लड़की मति भ्रम का शिकार है। कल वो मानसिक अस्पताल से भागी थी और मुझे पता है कि वो तुम्हारे दफ्तर की तरफ आ रही है। बस मेरे पहुंचने तक उसे अपनी बातों में उलझा कर रखो। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कौन रहे हो? फेना, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब उधर पहुंच कर दूंगा। मैं 5 मिनट में उधर पहुंच रहा हूं। और हां, तुम्हें इस काम के लिए अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन वो लड़की वहां से भागनी नहीं चाहिए। सामने से उस अनजान आदमी की आवाज सुनकर फेनर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन है और वो उस लड़की को रोकने के लिए उसे पैसे क्यों दे रहा है। फोन पर सामने से जैसे ही उस आदमी ने फेनर को उस लड़की को रोकने के लिए पैसे देने की बात कही, फेनर ने तुरंत फैसला लिया। ठीक है, तुम आओ। उसने यही कहा ना कि मैं पागल हूँ। लड़की फोन कटते ही बोली। सवाल करते हुए घबराहट के मारे वो अपने खाली हाथ से अपनी स्कर्ट के किनारे को ठीक करती जा रही थी। फेनर ने फोन के रिसीवर को क्रेडल पर रखा और सिर हिलाकर सहमति दर्शाई। हाँ, ऐसा ही कुछ। उस लड़की ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर उसकी पलकें किसी अचानक से बैठाई गई गुड़िया की तरह ऊपर की ओर पलट गईं। उसके चेहरे पर इस दौरान बेबसी साफ देखी जा सकती थी। आई नो, आपको उसकी बातों पर भरोसा हो रहा है, लेकिन उसने फुसफुसाते हुए अपने बैग को मेज पर रखा, फिर अपने दस्तानों को उतारा। अगले ही पल वो तेजी से अपने कोट को अपने बदन से अलग करने लगी। फेनर का हाथ अभी भी फोन पर मौजूद था और वो जड़ सा बैठा उसे देख रहा था। वो धीमे से सुबकी और फिर कांपती हुई उंगलियों से वो अपनी कमीज उतारने लगी। फेनर इस अप्रत्याशित हरकत से हैरान हो चुका था। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वो एक बार फिर सिसकी और फिर फेनर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसने अपनी कमीज पूरी तरह से निकाल दी थी। इस दौरान फेनर का हाथ मेज पर रखी घंटी की ओर बढ़ चुका था। शायद ये लड़की सच में पागल थी और वो उस पर किसी भी तरह का आरोप लगा सकती थी, लेकिन उसकी कमर पर नजर जाते ही वो थम सा गया। उसकी कपूर सी गोरी पीठ पर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते थे। इन निशानों में से कुछ निशान उंगलियों के निशानों की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने अपना ब्लाउज दोबारा पहन लिया और उसके बटन लगाने लगी। फिर उसने अपना कोट चढ़ा लिया। इसके बाद वो पलटी और फेनर ने देखा कि अब उसकी आंखें पहले से भी बड़ी हो गई थीं। वो किसी हिरनी सी फेनर को अपनी उन आंखों से देख रही थी। क्या अब आपको विश्वास हुआ कि मैं मुसीबत में हूँ? हाँ, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप मेरे पास मदद मांगने आई थी। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। इस दौरान वो उधर खड़ी हुई अपने निचले होंठ को अपने चमचमाते हुए दांतों से काटती रही। फिर उसने अपना बैग खोला और बैग से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ी। फेनर ने अपनी मोटी उंगली से उस गड्डी को छुआ। वैसे तो बिना गिने वो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता था,
लेकिन वो ये शर्त लगाने के लिए तैयार था कि गड्डी में कम से कम $6,000 थे। वो तेजी से उठा, उसने मेज पर पड़ी गड्डी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप इधर ही रुकिए, मैं आता हूं। वो लड़की से इतना कहकर बाहर चला गया। बाहर पॉला टाइपराइटर के सामने बैठी हुई थी। उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो फेनर के आदेश का ही इंतजार कर रही हो। पोला, अपनी हैट उठाओ और इस लड़की को बाल्टीमोर होटल ले जाओ। अच्छा, हाँ, और वहां उसके लिए उधर एक कमरा बुक करना और उसे वहीं कमरे में रुकने के लिए कहना। ठीक। रुको, और ये गड्डी भी ले जाओ, और जब उस लड़की का इंतजाम हो जाए तो इसे बैंक में जमा कर देना। इस लड़की के बारे में जो कुछ हो सके उसका पता लगाना। लड़की से कहना मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे अच्छी तरह से ये बात समझा दो। उससे प्यार के 2 शब्द कहो। वो घबराई हुई है और इतनी जवान है कि उसे किसी माँ के सहारे की जरूरत भी है। तुम उसका वो सहारा बनो। समझी? वो एक ही बार में सब बोलकर भीतर उस लड़की के पास पहुंचा। बाय द वे, आपका नाम क्या है? मुझे यहाँ से दूर ले चलो। उसने घबराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। देखिए, मैं आपको अपनी सेक्रेटरी के साथ बाहर भेज रहा हूं। वो आपका ख्याल रखेगी। और हाँ, वो आदमी जो कोई भी हो मैं उसे देख लूंगा। आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है? मेरियन डेली। उसकी आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। इस दौरान उसका गला सूख रहा था। मुझे कहाँ जाना चाहिए? उसने पूछा ही था कि तभी पॉला अपने दस्तानों को पहनते हुए भीतर दाखिल हुई। ये है मिस डोलन। आप मिस डोनल के साथ जाइए। जब नीचे जाओगे तो पीछे के रास्ते से जाना, आपको कुछ नहीं होगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसने उसे धीरज बंधाया तो मेरियन डेली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे खुशी है कि मैं आपके पास आई। देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी बहन भी बहुत मुसीबत में है। भगवान जाने 12 चीनियों से उसे क्या काम हो सकता है। इस बारे में क्या कह सकता हूँ। हो सकता है उसे चीनी पसंद हो, कईयों की वो पसंद होती है। खैर, आप अभी परेशान मत होइए। आज रात जब तक मैं आपसे मिलने नहीं आऊं तब तक अपना ख्याल रखिए। फेनर गलियारे में आया और उन्हें लिफ्ट तक जाते हुए देखता रहा। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर नीचे को बढ़ गया तो वो लौटकर अपने दफ्तर की ओर चल दिया। उसने अपने दफ्तर का दरवाजा हौले से बंद किया और फिर अपनी मेज की तरफ बढ़ा। अपनी मेज में मौजूद सबसे ऊपरी दराज को उसने खोला और 38 कैलिबर की पुलिस स्पेशल रिवॉल्वर निकाली। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा था। बंदूक अपने कोट की जेब में डालकर वो अपनी मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर जाकर आंखें मूंद कर बैठ गया। वो लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा। उसके दिमाग में इस मामले से जुड़ी कई थियोरियां चल रही थीं। ऐसी 3 बातें थीं जो उसे दिलचस्प लगी थीं। आखिर उस लड़की ने मुझे $6,000 क्यों दिए और उसकी पीठ पर इतनी चोटों के निशान कैसे बने? उसने उन 12 चीनियों का जिक्र क्यों किया? उसके दिमाग का घोड़ा दौड़ना शुरू हो चुका था। इस दौरान उसके दिमाग में उस लड़की को लेकर और भी कई सारे सवाल थे, जैसे उसे केस पर रखने के लिए क्यों इतना पैसा एडवांस के तौर पर दिया गया था? क्यों उसने सीधे सीधे अपनी चोटों के बारे में नहीं बताया था? ऐसे नाटकीय तरीके से अपनी चोटों को दिखलाने के पीछे उसका क्या मकसद था? और ये 12 चीनियों का क्या मामला था? उसने सीधे ये क्यों नहीं बताया कि वो इन चीनियों से क्या चाहती थी और फिर इस संख्या 12 के पीछे क्या चक्कर था? ये सब सोचते हुए फेनर कुर्सी पर खुद को सहज करने के लिए थोड़ा सा खिसका। आखिर वो फोन वाला आदमी कौन है? क्या वो युवती सचमुच एक मानसिक अस्पताल से भाग कर आ रही थी? फेनर को इस बात पर संदेह था। यह बात सही थी कि वो बेहद बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मानसिक रूप से वो असामान्य नहीं लग रही थी। उसने अपनी टेबल पर मौजूद एक छोटी सी घड़ी पर नजर डाली। लड़की को गए 12 मिनट हो गए थे। वो नहीं जानता था कि उस आदमी के आने में अभी और कितना समय लगने वाला था। इन सभी बातों को सोचते सोचते उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो उतनी तल्लीनता से सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर गलियारे से किसी के सीटी बजाने की आवाज आ रही थी। आखिर ये मेरियन डेली कौन थी
ये बात तो जाहिर है कि वो ऊंचे तब की लड़की है। जो कपड़े उसने खरीदे हुए थे उसे पहनने में अच्छा खासा पैसा लगता है। उसने फिर से सोचने की कोशिश की, मगर बाहर सीटी का बजना बदस्तूर जारी रहा। उफ, काश ये व्यक्ति सीटी बजाना बंद कर दे, पर ये कौन सी धुन बजा रहा है? उसने खींच कर सोचा। उसने बाहर बज रही धुन को ध्यान से सुना और फिर वो भी सीटी बजाने वाले के साथ क्लोई नाम गीत की उदास धुन बजाने लगा। उस उदास धुन का फेनर के दिल पर असर होने लगा था। उसने वो धुन गुनगुनानी बंद कर दी थी और अब केवल उस बांसुरी सी बजती आवाज को सुन रहा था। इसके साथ ही उसकी तर्जनी उंगली उसके हाथ के पिछले हिस्से को धुन की लय के साथ खटखटा रही थी। अचानक फेनर को अपने शरीर में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। जो भी ये धुन बजा रहा था वो शायद अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, मगर तीखी सीटी की ध्वनि का स्तर इस तरह एक समान था जैसे कोई व्यक्ति उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसके लिए ही ये धुन बजा रहा हो। लग रहा है बाहर कोई है। अब वो सतर्क हो चुका था। उसने धीमे से अपने पैर मेज से हटाए और कुर्सी को आराम से पीछे की ओर खिसकाया। वो मातमी धुन अभी भी बज रही थी। उसने अपने कोट के अंदर वाली जेब में हाथ डाला और वहां मौजूद 38 कैलिबर की बंदूक के हत्थे को छू कर देखा। वैसे तो उसके कैबिन के भीतर घुसने का एक ही रास्ता था जो बाहर से आता था, लेकिन उसने अपने दफ्तर से बाहर जाने के लिए भी एक रास्ता तैयार करवाया हुआ था। फेनर अक्सर इस दरवाजे को ताला लगाकर बंद रखता था। यह दरवाजा इस ब्लॉक के पीछे की तरफ को खुलता था। इसी दरवाजे के बाहर से वो सीटी की धुन लगातार आती जा रही थी। मुझे उसे बिना पता चले देखना होगा। फेनर बेआवाज दरवाजे तक गया। उसने हौले से ताले को खोला। इस दौरान उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि दरवाजे के मोटे शीशे के पैनल पर उसकी छाया न पड़ने पाए। अगले ही पल उसने दरवाजे के हैंडल को आराम से नीचे करते हुए धीमे से दरवाजा खोलना शुरू किया ही था कि तभी फेनर ने दरवाजा खोला ही था कि तभी बाहर से आती सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने गलियारे में आकर इधर उधर नजर फिराई, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। नीचे झांकने पर भी उसे कोई व्यक्ति उतरता हुआ नहीं दिखा। जगह एकदम सुनसान थी। फेनर ने अपनी टोपी नाक के ऊपरी सिरे तक नीचे खींची और फिर खड़ा होकर आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास करने लगा, मगर उसे नीचे सड़क पर ट्रैफिक के शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। यहां तो कोई नहीं है, आखिर वो कहां गया? वो धीरे धीरे चलते हुए दफ्तर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही सीटी फिर से बजने लगी। ये सब सुनते ही फेनर की आंखें अब सर्द हो चली थीं। उसने अपनी गन निकाली और दफ्तर के बाहरी कमरे की तरफ बढ़ गया। वो ड्योढ़ी पर पहुंचकर गुर्राया। साला ये है कौन? उसने गुस्से में इधर उधर देखा कि तभी उसकी नजर बाहर मौजूद विजिटर चेयरों में से एक कुर्सी पर एक छोटे कद के बैठे हुए व्यक्ति पर पड़ी। उसने काले रंग का गंदा सा कोट डाला हुआ था। उसकी हैट उसके चेहरे पर इतनी नीचे खींची हुई थी कि उसका चेहरा देखना लगभग असंभव था। फेनर उसे देखकर ही समझ गया था कि वो जो कोई भी हो, पर वो अब जिंदा नहीं था। उसने अपनी बंदूक को अपने पीछे वाली जेब में डाला और उस आदमी के नजदीक पहुंचा। ये कौन है? फेनर ने उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। उसने उसके छोटे छोटे पतले पीले हाथों को देखा जो कि बेजान से उसकी गोद में रखे हुए थे। उसने जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर झुकी हुई हैट को हटाया, अनायास ही वो 2 कदम पीछे हट गया। ओ तेरी! अपने सामने का खौफनाक मंजर देखकर वो दंग रह गया। वो एक चीनी ही था जिसका गला
एक कान से दूसरे कान तक रेता गया था। घाव को बाद में सिल जरूर दिया गया था, लेकिन सिलने के बाद भी उसकी विभत्सता समाप्त नहीं हुई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर उभरे हुए पसीने को पोंछा। बाप रे, न जाने आज उठने के बाद किसकी शक्ल देखी थी। वो कुछ सोच पाता कि मरा हुआ चीनी कौन है कि तभी उसके दफ्तर में रखा फोन घनघनाने लगा। फेनर एक्सटेंशन तक गया। उसने प्लग को अंदर डाला और रिसीवर को उठाकर कान में लगाया। दूसरी तरफ पॉला बहुत परेशान लग रही थी। फेनर वो भाग गई। What? हाँ, हम लोग बाल्टीमोर तक गए और फिर वो गायब हो गई। क्या क्या किसी ने उसे अगवा कर लिया? नहीं, वो मुझे चकमा देकर भाग गई। मैं होटल के रिसेप्शन पर उसके लिए एक कमरा बुक करा रही थी। मैंने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वो दरवाजे से बाहर निकल रही है। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक मैं गली में पहुंची तब तक वो गायब हो चुकी थी। फेनर, माल का क्या हुआ? क्या वो भी साथ ले गई? नहीं, वो तो हमारे पास ही है। अभी वो बैंक में है। लेकिन मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं वापस दफ्तर आ जाऊं? पॉला के पूछने पर फेनर ने एक पल के लिए अपने सामने मौजूद चीनी को देखा। नहीं, तुम उधर ही रुको और लंच करो। मैं यहाँ किसी क्लाइंट के साथ थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। यहाँ से फ्री होकर मैं तुमसे उधर ही आकर मिलूंगा। लेकिन डेव, उस लड़की का क्या होगा? क्या तुम्हारा यहाँ आना जरूरी नहीं? फेनर की हालत उस वक्त ऐसी थी कि वो अपनी झल्लाहट को काबू न कर पाया। बॉस तुम हो कि मैं? क्या जरूरी है क्या नहीं है मैं तय करूंगा। मेरे सामने जो क्लाइंट है उसे मैं इंतजार करते नहीं रख सकता। अगर ऐसा किया तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा और मैं ऐसा नुकसान नहीं उठा सकता। गुस्से में वो रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर उस चीनी की तरफ बढ़ा। चल भाई, थोड़ा टहलने चलते हैं। उधर पॉला बाल्टीमोर लाउंज में 3 बजे के बाद तक बैठी रही। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे उसका तनाव बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन 3:15 बजे जब उसे फेनर लाउंज पार करता हुआ दिखा तो उसकी जान में जान आई। इस दौरान उसकी भौहें गहरी सोच में डूबे होने के कारण आपस में मिली हुई थीं। उसकी आंखें सर्द और कठोर थीं। उसने पॉला की बगल वाली कुर्सी पर रखे कोट को उठाया और पॉला को हाथ पकड़कर खींचा। यहां से चलो बेबी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पॉला उसके पीछे पीछे कॉकटेल लाउंज में पहुंची, जो कि उस वक्त तक लगभग खाली था। फेनर उसे कमरे के आखिर में मौजूद एक खाली टेबल तक लेकर गया, जो वहां की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने थी। उसने बैठने से पहले मेज को दीवार से थोड़ा परे इस तरह हटाया कि वो सामने मौजूद स्विंग डोर पर नजर रख सके। तुम क्या आजकल परफ्यूम की जगह शराब का इस्तेमाल करने लगी हो, या फिर यहाँ पीने के लिए शराब भी मिलती है? अच्छा मजाक था। लेकिन एक लड़की ऐसी जगह पर रहकर कर भी क्या सकती है? मैंने केवल 3 मार्टिनी ही ली हैं। वैसे तुम क्या बताने वाले थे? मैं यहाँ पिछले 3 घंटे से अपना पिछवाड़ा टिकाए हुए हूँ। पॉला का मुंह बन गया। कुछ भी हो, लेकिन पिछवाड़ा मत कहो, वाहियात लगता है। वेटर। फेनर ने वेटर की तरफ इशारा करके बुलाया। 2 डबल स्कॉच और एक जिंजर एल लेके आओ जरा। जी। वेटर के जाने के बाद वो पॉला की तरफ पीठ करके बैठ गया और वेटर को उनकी ड्रिंक्स ऑर्डर करके लाते हुए देखता रहा। जब वेटर ने उनकी टेबल पर उनका ऑर्डर रख दिया तो फेनर ने एक डबल स्कॉच को दूसरे ग्लास में डाला और फिर उसने ग्लास को जिंजर एल से भरकर पॉला की तरफ खिसका दिया। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है टल्ली। बोलते हुए उसने स्कॉच का लगभग आधा ग्लास गटक लिया। पॉला ने टल्ली पुकारे जाने पर एक गहरी सांस छोड़ी। उफ, तुम ना, अब तो बताओ इन 3 घंटों में क्या क्या हुआ? ये जानने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। फेनर ने एक सिगरेट जलाई और फिर कुर्सी पर आराम से पसर गया। तुम्हें पूरा यकीन है कि मिस डेली अपनी मर्जी से ही आ गई थी? हाँ, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैंने तुम्हें बताया था। मैं जब रिसेप्शन पर बात करने गई तो वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैं रजिस्टर पर साइन करने के लिए दस्ताने उतार ही रही थी और फिर मुझे लगा जैसे मैं वहाँ पर अकेली ही हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि वो दरवाजे से निकलकर बाहर सड़क पर पहुँच गई है। अच्छा, फिर मैंने देखा वो अकेली थी और बहुत तेज चल रही थी।
मैं जब तक उस रिवॉल्विंग डोर से बाहर निकलती तब तक वो गायब हो चुकी थी, ऐसे जैसे कपूर हवा में हो जाता है। सच बताऊं डेव, मुझे तो बड़ा झटका लगा था। सबसे ज्यादा घबराने वाली बात तो ये थी कि मेरे पास वो सब पैसा उस वक्त भी पड़ा हुआ था। तुम पागल थे जो तुमने मुझे उतना सारा पैसा दे दिया। फेनर ने ये सुनकर अपने दांत दिखाए। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना समझदार था बेबी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें वो माल देकर खुद पर बड़ा एहसान किया था। खैर, आगे की बात बताओ। मैं वापस होटल में गई और मैंने एक लिफाफा मांगा। मैंने उसमें पैसे डाले और फिर उस लिफाफे को कैशियर को संभाल कर रखने के लिए दिया। इसके बाद मैं वापस बाहर की सड़क की तरफ भागी और मैंने आसपास उसे ढूंढा। जब वो मुझे नहीं मिली तो आखिर में मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही इधर से गई थी तो फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है इस मामले में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो जरूर है। कैसी गड़बड़? पॉला ने उसकी तरफ कान लगाते हुए पूछा। तुम्हारे जाने के बाद ऑफिस के बाहर वाले कमरे में किसी ने एक चीनी की लाश प्लांट की थी और फिर पुलिस को खबर कर दी। व्हाट? एक चीनी की लाश? फेनर की बात सुनकर पॉला दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस दौरान वो यही सोच रही थी कि आखिर उस चीनी की लाश किसने प्लांट की थी और क्यों। फेनर ने जैसे ही उस चीनी की लाश का जिक्र पॉला से किया तो वो दंग रह गई। वहीं दूसरी ओर फेनर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि इस मुस्कुराहट में खुशी का नामो निशान नहीं था। पोला, उस चीनी आदमी का गला रेता गया था। अगर वो वहां मिलता तो हमें लेने के देने पड़ते। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आया था कि उसे उधर क्यों रखा गया था। क्या कोई हमें फंसाना चाहता था या कोई सावधान कर रहा था? फंसाना चाहता था? मतलब तुमने क्या किया फिर? मेरा फंसने का कोई इरादा नहीं था, तो मैंने उसे किसी तरह उठाया और हमारे फ्लोर के आखिर में मौजूद एक खाली दफ्तर में डाल दिया। जल्द ही मुझे पता लग गया कि लाश को लेकर जो मैंने सोचा था वो सही था। किसी ने उसे उधर प्लांट किया था, क्योंकि मुझे उस लाश को ठिकाने लगाकर ऑफिस लौटते हुए कुछ ही वक्त हुआ था। 3 पुलिस वाले दफ्तर में आ गए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अच्छा, फिर? वो उस चीनी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यकीन जानो, उनको देखकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? पॉला की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। मान लो अगर वो लाश वहां मिल जाती तो क्या होता? मुझे थाने ले जाया जाता, वहां रोक कर रखा जाता। मुझे लगता है लाश प्लांट करने का यही मकसद था। वो मुझे केवल इतनी देर तक फंसा कर रखना चाहते थे कि वो डेली को थाम सके। जब उन पुलिस वालों को मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो थोड़ा शांत हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों दफ्तरों की तलाशी ली। मैं उस वक्त बस यही उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कुछ न मिले। उस वक्त अगर उन्हें वहां पर $6000 मिलते तो मुझे उन पैसों के स्रोत को उन्हें समझाने में काफी परेशानी आती। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि सबका क्या मतलब है। क्या पता, ये सब इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फिलहाल इन सब का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मिस डेली से क्या पता चला? फेनर ने पूछा तो पॉला के चेहरे पर परेशानी उभर आई। वो कुछ बोलने को राजी ही नहीं थी। मैंने उसे अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ आम सवाल भी पूछे, लेकिन उसने कहा कि वो केवल तुमसे ही बात करेगी। फेनर ने अपनी स्कॉच खत्म की और सिगरेट का टोटा बुझाया। तहकीकात रुकने की कगार पर लग रही है। लगता है हमारे पास $6000 है और काम के नाम पर कुछ भी करने को नहीं। लेकिन तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हो ना? क्यों नहीं बैठूं? उसने पैसे तो दे दिए हैं ना। फिर मैंने जब उसका ऐसी जगह इंतजाम किया जहां वो बिना डरे बात कर सकती थी तो वो खुद ही भाग गई। अब मैं उसके लिए परेशान क्यों हूं? अगर उसे मेरी जरूरत पड़ी तो वो जानती है कि उसे कहां आना है। वो आपस में बात कर रहे थे। उसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी लाउंज में दाखिल हुआ। वो उनकी टेबल से कुछ दूर खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। बुजुर्ग का चेहरा पतला था। उसकी नाक और ठोड़ी ही चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसके होंठ इतने पतले थे कि उनका होना ना होना बराबर था। पॉला ने उसे उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से रो रहा था। पॉला के मन में यही ख्याल आ रहा था कि आखिर वो रो क्यों रहा था।
वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी फेनर ने अगला सवाल पूछा। तुम्हें ये डेली कैसी लगी थी? वो पढ़ी लिखी लग रही थी, उसके कपड़े भी क्लासी और महंगे थे। वो किसी चीज को लेकर परेशान दिख रही थी। मैं उसकी उम्र के बारे में अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अंदाजा गलत ही होगा। अगर फिर भी अंदाजा लगाना ही होगा तो मैं कहूँगी कि वो 24 साल की हो सकती है, लेकिन 6 साल इधर उधर भी हो सकती है। अगर वो शरीफ लड़की नहीं थी तो समझ लो वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, क्योंकि शरीफ लड़की की एक्टिंग उसने बहुत अच्छे से की थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो धूप में काफी वक्त बिता रही है। वो शर्मीली। पॉला आगे बोल पाती कि तभी फेनर ने उसे बीच में टोक दिया। मैं तुम्हारे यही बोलने का इंतजार कर रहा था। अगर वो इतनी ही शर्मीली थी तो फिर उसने अपनी चोटें दिखाने के लिए इतनी आसानी से उसने अपने कपड़े कैसे उतार दिए पॉला? पॉला ने जैसे ही ये सुना, उसने अपना ग्लास नीचे मेज पर रखा और फेनर को घूरने लगी। कमाल है, ये तो मुझे नई बात पता चल रही है। ओह, अगर ये बात है तो फिर तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। अच्छा, बाय द वे, तुम्हें उस आदमी के बारे में नहीं पता जिसका फोन तब आया था जब मैं उससे बात कर रहा था? हाँ तो? उसने मुझे कहा कि वो लड़की पागल है। लड़की को न जाने कैसे अंदाजा हो गया कि फोन पर कौन था। उसने तभी बिना किसी झिझक के अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये चीज मुझे खटक रही है। ये हरकत उसके किरदार से मेल नहीं खाती। उसने सीधे अपना कोट और ब्लाउज उतारा और अपनी ब्रा में ऑफिस में खड़ी हो गई। ये चीज फिट नहीं बैठती है। किसी ने उसे मारा पीटा था? हाँ, मारा तो सच में था। उसकी कमर में घाव इतने गहरे थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने वहां उन्हें लाल रंग से पेंट किया हो। उसकी बात सुनकर पॉला कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। हो सकता है उसे डर हो कि तुम भी उसे पागल न समझो, इसीलिए उसने सोचा होगा कि अगर वो अपने घाव तुम्हें दिखा देती है तो कम से कम तब तुम्हें उसकी बात पर यकीन आएगा। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फेनर के चेहरे पर परेशानी थी। तभी वेटर फेनर का ग्लास भरने लगा। वहीं दूसरी तरफ पॉला ने एक बार फिर बुजुर्ग की तरफ नजर मारी। फेनर, अभी पीछे मत देखना, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है। हो सकता है वो तुमसे बात करना चाहता हो। तो क्या हो गया? हो सकता है उसे मेरा चेहरा पसंद हो। ऐसा तो शायद नहीं होगा। मेरा अंदाजा है कि उसे लग रहा होगा कि तुम फिल्मों में काम करने के लिए बने हो। पॉला उससे बात कर ही रही थी कि तभी अचानक वो बुजुर्ग आदमी उठा और उनकी टेबल तक आ गया। वो कुछ देर तक उनके सामने अनिश्चित सा खड़ा रहा। वो इतना दुखी लग रहा था कि पॉला उसे प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराई। शायद यही वजह थी कि वो फेनर से बात करने के लिए बढ़ा। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मिस्टर फेना हैं? हाँ, सही पहचाना। मेरा नाम लिंडसे है, एंड्रू लिंडसे। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसकी बात सुनकर फेनर बेरुखी से उसकी तरफ पलटा। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर लिंडसे, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फेनर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे लिंडसे की उम्मीदों को झटका लगा है। उसकी याचना करती आंखें पहले पॉला की ओर और फिर फेनर की ओर घूमी। फेनर उसकी मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अब एक और नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पॉला ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर अब ये नया किरदार कौन है और उसे किस मामले में मदद चाहिए। कहीं वो उनके काम का तो नहीं। पॉला को उस बुजुर्ग आदमी को यूं देखकर उस पर दया आ गई। क्या आप हमारे साथ बैठना चाहेंगे? पॉला के ऐसे बर्ताव से फेनर ने उसकी तरफ अपनी आंखें तरेरी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लिंडसे थोड़ा झिझका और फिर उनके साथ बैठ गया। लिंडसे के बैठते ही पॉला इतनी तमीज से बोली कि एक पल को तो फेनर भी शर्मिंदा हो गया था। मिस्टर फेनर बहुत व्यस्त जरूर रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी किसी परेशान व्यक्ति की मदद के लिए मना नहीं करते। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा पॉला। फेनर को पॉला की इस हरकत पर मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल चूंकि वो कुछ नहीं कर सकता था तो उसने लिंडसे से बात करनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या तकलीफ है? मिस्टर फेना, मैंने अखबार में पढ़ा है कि कैसे जब ब्लेंडिश नाम की लड़की का अपहरण हुआ था तो आपने उसे ढूंढ निकाला था। मैं भी इसी तरह की परेशानी में हूँ।
मेरी बच्ची कल से गायब है। ये बात कहते कहते बुजुर्ग आदमी भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। फेनर ने देखा तो उसने अपनी नजरें फिरा ली, मानो उसमें उसे कोई रुचि ना हो। मिस्टर फेनर, मैं चाहता हूं कि आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई और नहीं है, और भगवान जाने मेरी बच्ची पर अभी क्या बीत रही होगी। फेनर ने उसकी बात सुनते हुए विस्की खत्म की और अपने ग्लास को टेबल पर रख दिया। आपने पुलिस को बताया? जी। अपहरण एक फेडरल अपराध है। मैं इसमें FBI से बेहतर काम नहीं कर सकता हूं। आपको धैर्य रखना होगा, वो लोग इसे ढूंढ लेंगे। लेकिन मिस्टर फेनर। बुजुर्ग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फेनर ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। फेनर की बात सुनकर लिंडजे का चेहरा किसी निराश बच्चे सा सिकुड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर फेनर के कोट की आस्तीन पकड़ी और गिड़गिड़ाने लगा। मिस्टर फेनर, कृपया मेरा ये काम कर दीजिएगा। मैं जानता हूं आपको ये करके कोई पछतावा नहीं होगा। आप जो भी फीस कहें मैं देने को तैयार हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बच्ची को कैसे भी जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसे यूं याचना करता हुआ देखकर फेनर की आंखें बर्फ सी सर्द हो चुकी थीं। परेशान होकर उसने कोमल लेकिन दृढ़ तरीके से बुजुर्ग के हाथ को अपने कोट की आस्तीन से हटाया। देखिए, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं। इसलिए अगर कोई काम मुझे करना है तो मैं करूंगा, और अगर नहीं करना है तो उसे मैं नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए अभी मेरे पास एक काम है जो मैं करना चाहता हूं। लेकिन देखिए, मुझे दुख हो रहा है कि आपकी बच्ची ने खुद को परेशानी में डाल दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। FBI इतनी बड़ी है कि वो आपकी और आपके जैसे कई लोगों की बच्चियों को ढूंढ सकती है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसने पॉला को गर्दन झटक कर चलने का इशारा किया और बिना उसका इंतजार करे लाउंज से बाहर चला गया। लिंडजे ने बेबसी से अपने हाथ अपनी बगल में गिरा दिए और बिना कोई आवाज किए रोने लगा। पॉला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लिंडजे का हाथ थपथपाया और फिर वो भी खड़ी हुई और लाउंज से बाहर को निकल गई। फेनर बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब वो उसके नजदीक पहुंची तो वो उस पर फूट पड़ा। तुम्हें तो क्रिपिंग करनी चाहिए। तुम्हें आखिर क्या लगता है हम लोगों का यहाँ पे कोई रैन बसेरा चल रहा है? अच्छा, लेकिन उस आदमी की लड़की खो गई है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे लिए वो केवल सिरदर्दी है, इसलिए सीधा ऑफिस आ जाओ। हमें अभी काफी काम करना है। उसे यूं गुस्से में देखकर पॉला रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ी। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन फिर तुम ऐसी कोई हरकत कर देते हो कि दिमाग घूम जाता है। सच बताऊं तो अभी कोई मुझे फूटी कौड़ी और तुम में से कुछ चुनने को कहेगा ना, तो मैं फूटी कौड़ी चुनना पसंद करूंगी। वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी एक लंबा युवक एक बड़े लाउंज से बाहर को निकलकर फेनर तक पहुंचा। मेरा नाम ग्रॉसेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर फेनर। लेकिन फेनर उसकी बात को टालता हुआ सा आगे बढ़ा। लेकिन मैं अभी किसी जरूरी काम से निकल रहा हूँ। कल मेरे दफ्तर में तब आना जब मैं वहां हूँ। फेनर की ऐसी बात पर ग्रॉसेट की भौहें तन गईं। उसने बाहर के दरवाजे पर खड़े पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। देख रहे हो इन लोगों को? हम लोग या तो यहां बात कर सकते हैं या फिर मेरे दफ्तर में। फैसला आपको करना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर यहीं बात करते हैं। जल्दी बताओ। इतना क्या जरूरी काम आ गया? फेनर ने माहौल को नर्म करने के लिए अपनी बत्ती सी दिखा दी। मैं अंदर कुछ भूल आई हूँ, अभी आती हूँ। पॉला फेनर को व्यस्त देखकर वापस कॉकटेल लाउंज में चली गई। लिंडजे अभी भी वहां पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था। उसने उसे दिलासा देने का सोचा। ऐसा मत समझिए कि मिस्टर फेनर आपका दर्द नहीं समझते हैं। बात यह है कि वो एक जरूरी मसले के चलते परेशान है और कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनका इरादा आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। पॉला की बात सुनकर लिंडजे ने अपनी गर्दन उठाकर उसे देखा। शायद मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। लिंडजे को यूं परेशान देखकर पॉला ने अपना बैग खोला और उसमें से एक नोटबुक निकाली। मुझे सभी तथ्य बताइए। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि मैं उन्हें मना लूं।
ये सुनकर उस बुजुर्ग की बुझी हुई आंखों में उम्मीद की एक चमक नजर आने लगी। आपका बेहद शुक्रिया। बताइए आपको क्या तथ्य जानने हैं? इधर वो बुजुर्ग पॉला को अपनी बेटी के बारे में जरूरी जानकारी देने लगा। वहीं दूसरी ओर बाहर लाउंज में फेनर ग्रॉसेट के पीछे पीछे आकर एक शांत कोने में मौजूद एक टेबल पर बैठ गया। फेनर को ग्रॉसेट विश्वास के काबिल नहीं लग रहा था, इसलिए फिलहाल वो चौकन्ना था। वो फेनर को काफी शिष्ट लग रहा था, जरूरत से इतना ज्यादा शिष्ट कि उसे किसी गड़बड़ के होने का एहसास हो गया था। ग्रॉसेट ने सोने का एक पतला सा सिगरेट केस बाहर निकाला और फेनर को एक सिगरेट पेश की। उसके सोने के सिगरेट केस और लाइटर को देखकर फेनर से उस पर कटाक्ष करे बिना रहा नहीं गया। तुम लोग ऐश कर रहे हो? हालांकि ग्रॉसेट ने उसकी बात को नजरअंदाज करने में ही दिलचस्पी ली। मुझे नहीं लगता कि हमारा पहले भी कभी पाला पड़ा है। हाँ, सही कह रहे हो। बात करते हुए ग्रॉसेट ने अपनी एक टांग को दूसरी के ऊपर इस तरह से रखा कि उसकी सफेद और काले चेक वाली जुराब उसे दिखाई देने लग जाए। बाय द वे, मैंने आपका लाइसेंस चेक किया है। आप वही हैं जिसने उस ब्लेंडिंग किडनैपिंग केस से काफी पैसा कमाया था। उस समय आप इस धंधे में नए ही थे, और जहां तक मेरी जानकारी है तो आपकी माली हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको एक मौका मिला जैसे आपने भुनाया और फिर कैंसास से सीधा यहां आकर अपना काम जमा लिया। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? उसकी बात सुनकर फेनर ने धुएं की एक लंबी धार अपने नथुनों से बाहर फेंकी। अब तक की कहानी तो ठीक ही है। अच्छा, और जहां तक मेरी जानकारी है आप पिछले 6 महीनों से न्यूयॉर्क में हैं, और इन 6 महीनों में आपने ज्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, लेकिन मुझे जो काम पसंद आता है मैं वही करता हूँ। एनीवे, एक कमाल की बात बताऊं, आज सुबह हमारे पास आपके बारे में एक बड़ी तगड़ी टिप आई थी। उसकी ये बात सुनते ही फेनर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। ओह, सच में? और ये इतनी तगड़ी टिप थी कि तुमने कुछ पुलिस वालों को मेरे यहां भेजा और उन्हें अपना सड़ा सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। आगे भी तो सुन लो। उसके बाद हमने पूरे ब्लॉक की तलाशी ली, और पता है हमें क्या मिला? ग्रॉसेट ने कहकर जैसे ही फेनर को घूरते हुए देखा, अचानक फेनर के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसे उसके बारे में क्या मिला है। कहीं वो उसके लिए कोई नई परेशानी बनकर तो नहीं आया है। फेनर उसकी ये बात सुनकर सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। हमें वहां एक चीनी व्यक्ति मिला जिसका खून किया गया था, और जानते हैं वो कहां था? वो जो आपके दफ्तर के नजदीक में एक खाली ऑफिस है ना, उधर ही। हैरत की बात है ना? उसकी बात सुनते ही फेनर ने अपनी भौहें उठाईं। तो तुम मेरा भेजा क्यों चाट रहे हो? क्या चाहते हो, मैं उसके कातिल का पता लगाऊं? हमें जो टिप मिली थी उसके हिसाब से वो लाश आपके दफ्तर में मिलनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात है ना, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या उन्होंने उसे गलत कमरे में डाल दिया? ग्रॉसेट ने सोचते हुए सिगरेट के टोटे को ऐश में डाला और फिर फेनर के करीब आया। देखिए फेनर, हमें आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे पत्ते आपके सामने खोलने को तैयार हूं। उस चीनी की हत्या 36 घंटे पहले की गई थी। जिस तरह से वो टिप आई थी उसी से हम जानते थे कि वो किसी को फंसाने के लिए किया गया काम है। फिर भी हमें देखना तो था ही। अब बात यह है कि हमारी इस चीनी में रुचि है, हम उसके बारे में कुछ चीजें और जानना चाहते हैं। अगर आपका इस मामले में संबंध है तो बता दें। उसकी बात सुनकर फेनर अपनी नाक खुजाने लगा। देखो मेरे भाई, इस लंबे चौड़े भाषण के बाद तो मेरा मन सैल्वेशन आर्मी में जाकर ड्रम बजाने को करने लगा है। मेरी बात का यकीन करो, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। अगर मेरे किसी मसले का उस चीनी से कोई संबंध होता तो वो भी मैं तुम्हें बता देता। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे दफ्तर में कोई चीनी कभी आया ही नहीं। जहां तक रही बात मरे हुए चीनी की, तो मैंने किसी मरे हुए चीनी को आज तक नहीं देखा, और भगवान से यही दुआ रहेगी कि आगे भी कभी देखना ना पड़े। अच्छा, मैंने सुना था कि आप ऐसे ही हैं, अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। जब सभी गुत्थियां सुलझा लेते हैं तभी उसे हम लोगों तक आने देते हैं। चलिए, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही।
लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा मिस्टर फेनर, अगर आपने कोई गलत सलत हरकत की तो हम आप लोगों की ऐसी हालत कर देंगे कि आप उस दिन को कोसेंगे जब न्यूयॉर्क आने का ख्याल आपके मन में आया था। उसकी ये बात सुनकर फेनर ने व्यंग्यात्मक रूप से उसे दांत दिखा दिए। चलो, सारी बातें साफ हो गई ना। अगर कुछ रह नहीं गया है तो मैं चलता हूं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सो अब अपना ख्याल रखिए फेनर। होप सो हमारी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ग्रॉसेट अपने दोनों साथी पुलिस वालों के साथ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ फेनर अब भी लॉबी में खड़ा था। वो एग्जिट की ओर बढ़ने ही लगा था कि तभी पॉला भी कॉकटेल लाउंज से तेजी से चलते हुए उसकी तरफ आई। तुम कहाँ थी? मेरी बात ध्यान से बिना गर्म हुए सुनिए डेव। मैं अंदर मिस्टर लिंडसे से बात कर रही थी। उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ था इसकी जानकारी मैंने ले ली है। मुझे लगता है एक बार तुम्हें उसके मामले में भी देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर फेनर तमतमा उठा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब लिंडसे या उसकी बेटी के बारे में एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। मेरी उनमें न कोई रुचि थी, न कोई रुचि है और न आगे कभी होने वाली है। मेरे दिमाग में अभी इतना कुछ चल रहा है कि वो मेरी आगे आने वाली जिंदगी के लिए भी काफी हो। जितना तुम्हारा दिमाग है वैसा ही ये मामला है फेनर। पॉला ने फेनर को दो टूक जवाब दिया और फिर उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। दफ्तर पहुंचकर फेनर सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर चिल्लाया, अंदर आओ टल्ली। पॉला दरवाजे से भीतर आकर सीधे फेनर की बगल में जाकर बैठ गई। उसने एक हाथ में पेंसिल तो वहीं दूसरी में नोटबुक ले रखी थी, मानो वो लिखने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे चिट्ठी नहीं लिखवानी है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा यहां बैठकर साथ दो। उसकी बात सुनने के बाद भी पॉला ने अपनी मासूमियत नहीं खोई। ठीक है बोलो, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। अगर मैं उस लड़की के दिए हुए पैसों को पुलिस वालों को ट्रैक करने दे दूं तो हो सकता है कि मुझे कुछ पता चल जाए, लेकिन फिर मुझे उन्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। ग्रॉसेट को उस चीनी की चिंता है और इसीलिए वो मेरे ऊपर नजर रख रहा होगा। ऐसे में मैं जो कुछ भी करूंगा वो पुलिस वाले उसे बता देंगे। इसमें हर्ज ही क्या है? अगर तुम उसे मौका दो तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए उस लड़की को ढूंढ ही ले। नहीं, मैं फिलहाल अपने दिल की सुन रहा हूं और मुझे लगता है कि हम इस मामले से पुलिस वालों को जितना दूर रखें उतना अच्छा होगा। पॉला ने एक नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर मारी तो पाया कि 5 बजने वाले थे। ये देखकर पॉला अपनी जगह से खड़ी हो गई। अच्छा, मुझे फिलहाल कुछ काम करना है। वैसे भी मुझे लगता है कि अभी इस दिक्कत का हल तुम्हें नहीं मिलने वाला है। नहीं, इधर ही रहो। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं बता दूं कि तुम्हें तनख्वाह मैं ही देता हूं। ये सुनकर पॉला अब आराम से पसर कर बैठ गई। वो जानती थी कि जब फेनर इस तरह किसी चीज को लेकर उलझन में रहता है तो उसका कहा मानना ही ठीक रहता है। वो ये भी जानती थी कि इस मामले में फेनर सभी पहलुओं पर ध्यान देगा और साउंड बोर्ड की तरह उसका इस्तेमाल करेगा। ये मामला तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि वो लड़की मुझे दोबारा संपर्क नहीं करेगी। मेरे पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है भी तो नहीं। मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, वो कहीं से भी आई हो सकती है। अगर आज जिस चीनी की लाश मिली वो उन्हीं 12 में से एक है, तो अब उसकी बहन के पास रुचि लेने के लिए सिर्फ 11 चीनी ही बचे हैं। और इन सब में भी सबसे जरूरी सवाल ये है कि उसने मुझे इतना सारा पैसा क्यों दिया, और दिया तो फिर भाग क्यों गई। हो सकता है उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जिसे वो जानती हो और उससे डरकर भाग खड़ी हुई हो। पॉला ने संभल कर अपनी बात रखी। अच्छा, तो तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिससे वो डर सकती हो? नहीं, तुम जानते हो कि उस वक्त बाल्टीमोर की लॉबी में क्या हाल होते हैं। तुम्हारी बात में दम तो है। ये सोचते हुए फेनर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर कालीन पर इधर उधर टहलने लगा। पॉला, हो सकता है वो फोन न करे, लेकिन अगर वो करती है तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस बात का तुरंत पता चले। ऐसे में हमें यहां रुककर उसके फोन का इंतजार करना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है, फिर तुम जल्दी से अपने घर जाओ और रात के लिए सामान बांध कर ले आओ। तुम लाउंज में सो सकती हो। और तुम शायद अपने घर अपने नर्म बिस्तर पर जाओगे सोने के लिए। पॉला बिफर पड़ी। मैं क्या करूंगा इसकी फिलहाल चिंता मत करो। मैं जहां रहूंगा उसका पता तुम्हें दे दूंगा। अच्छा,
पॉला ने फुसफुसाते हुए अपना कोट और हैट उतारी। अगर नीचे वाले ऑफिस के लोगों को पता चला कि मैंने रात इधर गुजारी है तो वो कुछ उल्टा सीधा सोच लेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, वो जानते हैं कि मैं थोड़ा अजीब हूं, कोई स्कैंडल नहीं होगा। कोई बहाना चलता ना देखकर पॉला सीधे ऑफिस से बाहर निकली। जाते हुए पॉला ने जोर से ऑफिस के दरवाजे को बंद किया। पॉला की इस हरकत पर फेनर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो उस वक्त परेशान था और यही सोच रहा था कि आखिर वो मरियन डेली तक कैसे पहुंचे। फेनर केस की गुत्थी सॉल्व करने की कोशिश में ही था। अगले ही पल वो फोन की तरफ बढ़ा और उसने किसी के नंबर डायल किए। हेलो, डी ऑफिस? हाँ, मुझे ग्रॉसर से बात करनी है।